am Ajay. I am here with unit number 8, Atoms and Nuclei. Recently, we have completed unit number 7, Dual Nature of Radiations and Matter. If you want to watch that video, then you can go to my YouTube channel Physics by Ajay Thakur. Let's start our today unit number 8, Atoms and Nuclei, and our first topic is Alpha Particle Scattering Experiment. जैसा कि आपको पता है इन 1905 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। किसी की थी? इलेक्ट्रॉन्स की। कब की थी? 1905 ईस्वी में। अब इनके ही एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था? रदरफोर्ड। इन्होंने इन 1911 में, अब रदरफोर्ड के दो और स्टूडेंट थे, उनका ये नाम था जीजर एंड मार्स्टन। उनके साथ मिलकर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने फाइनली बहुत सी बातें ऑब्जर्व की और उसे बताया। इन्होंने ऐसे बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। यू नो दैट अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है हु वाज डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, देन यू कैन से बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। किसके साथ? अपने दो स्टूडेंट्स के साथ मिलकर, जीजर एंड मार्स्टन के साथ। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसका ये नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इनका ये सेटअप क्या था। तो इसके अंदर स्टार्टिंग में आए, यहाँ पे लिखोगे इन 1911 रदरफोर्ड bombarded alpha particles over gold thin sheet. Then he was observed that you know that अभी मैंने यहाँ पे बताया कि रदरफोर्ड ने 1911 में जो ये सेटअप किया था, ठीक है, उसमें अल्फा के ये पार्टिकल्स को ये गोल्ड की शीट थी उसके ऊपर उन्होंने बॉम्बार्ड किया था, ठीक है, और उन्होंने बहुत सी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे देखी थी। तो आइए उनका जो सेटअप है वो देखते हैं। तो इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, यहाँ पे मान लिया लीड चैम्बर। क्या मान लिया? लीड चैम्बर। इसमें यहाँ पे इन्होंने रख दिया व्हाट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। यू नो दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है ये जिसमें से अल्फा बीटा और गामा के जो ये पार्टिकल्स हैं वो निकलते हैं। तो सपोज यू नो दैट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसमें से अल्फा के ये पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और ये किसमें रखा हुआ है? लीड चैम्बर में रखा हुआ है। लीड चैम्बर में रखा हुआ है। अब इसमें से जो ये पार्टिकल्स हैं जो इमिट हो रहे हैं वो इस साइड मूव करें, इस साइड मूव करें, इस साइड मूव करेंगे। तो इनको रोकने के लिए जो मतलब ये साइड में निकल रहे हैं वो इसलिए ये बिकॉज यू नो दैट इनको जो अल्फा ये पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट थी वो उन्हीं की थी जो बिल्कुल स्ट्रेट एक स्पीड के साथ निकल रहे हैं। तो इनको यू नो दैट एब्जॉर्ब ये करने के लिए तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक कोलीमेटर लगा दिया। दिस इज व्हाट? दिस इज द कोलीमेटर। और ये भी ग्लास मटेरियल की थी। तो वो क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा अल्फा के जो ये पार्टिकल्स थे वो यहाँ से निकल रहे थे उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और यहाँ पे ये अल्फा की जो ये पार्टिकल्स है आगे इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये है आपके पास यहाँ पे क्या? अल्फा पार्टिकल्स बीम, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो अल्फा की ये पार्टिकल्स थे उसको ये गोल्ड की शीट ली, उसके ऊपर स्ट्राइक करवाया। किस पे? गोल्ड की शीट पे। अब ये क्वेश्चन आता है कि इन्होंने यहाँ पे गोल्ड शीट ही क्यों ली? वो इसलिए ली बिकॉज यू नो दैट गोल्ड इज द मोस्ट ऑफ मैलिएबल ऑब्जेक्ट। गोल्ड एक
मैलिएबल ऑब्जेक्ट होता है, मटेरियल होता है कि अगर उसके ऊपर हम मारते रहे तो वो टूटता नहीं है, वो सीट के रूप में चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ले लिया क्या, गोल्ड की सीट। ये क्या है, लिख सकते हैं हम यहाँ पे थिन गोल्ड सीट। ठीक है, इसकी जो रेंज थी, मतलब इसकी जो थिकनेस थी, वो थी 10⁻6 मीटर से लेकर 10⁻⁻8 मीटर के बीच में। मतलब बहुत पतली थी कि इतना कि हम उसे इजीली अपने आंखों से ये नहीं देख सकते, इतना ये पतला था। ठीक है, उसको ये देखने के लिए यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप है उसके यूज से हम इसको देख सकते हैं। इसके ये बाद इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक स्क्रीन जो है ये इन्होंने यहाँ पे लगा दिया, जो कि बिल्कुल राउंड शेप में ऐसे था ये स्क्रीन। अब स्क्रीन को यहाँ पे इन्होंने इसलिए लगाया बिकॉज जो अल्फा के ये पार्टिकल्स इसके ऊपर आ रहे हैं, आने के बाद यहाँ से वो अगर स्कैटर्ड होते हैं तो उसको हम इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो ये कितने डिग्री एंगल पे स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो अगर वो अल्फा के जो ये पार्टिकल्स थे वो इसके ऊपर आएंगे तो वो एक ये लाइट के ये फॉर्म में हमें स्क्रीन पर दिखेंगे। ठीक है, तो उसको देखने के लिए इन्होंने यहाँ क्या किया, एक डिटेक्टर यहाँ लगा दिया। जो ये डिटेक्टर है इसको हम यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे। अगर सपोज अल्फा के जो ये पार्टिकल हैं स्ट्रेट निकल रहे हैं तो यहाँ पे एंगल हो गया 0 डिग्री, इधर आते हैं तो 90 ऊपर 90, और अगर ये रिटर्न आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 180। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे कोई अल्फा का ये पार्टिकल है वो ऐसे स्कैटर्ड हो रहा है एंड इट मेक एन एंगल थीटा। तो यहाँ पे थीटा जो होगा ये क्या है, स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल। अब उनका जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने ये क्या देखा वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया। देखिए, तो अल्फा की जो ये पार्टिकल्स थे वो आए किस पे, गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, उन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो अल्फा के ये पार्टिकल्स हैं वो सीधे निकल रहे। वो इसलिए बिकॉज आप लोगों ने ये पढ़ा होगा एटम जो है इनसाइड से मोस्टली एम्प्टी है, खाली है, तो इसीलिए जो अल्फा के ये पार्टिकल है वो स्ट्रेट निकले मैक्सिमम। ठीक है, इन्होंने ये देखा कि 8,000 में से एक जो है अल्फा का ये पार्टिकल वो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 से डिफ्लेक्ट हो। ठीक है, 8,000 में से कोई एक। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि ये 10⁻6 मतलब 10 लाख में से कोई भी एक अल्फा का जो ये पार्टिकल है वो रिटर्न बैक होके आया, मतलब 180 ये डिग्री पे रिटर्न आया। ठीक है, तो इनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ये देखा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। एक बार इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया। ठीक है, नोट कीजिए। नाउ रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि मोस्टली जो अल्फा के पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल रहे थे, वेंट स्ट्रेट, बट ये कुछ एक उसमें से एक्यूट एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ एक उसमें से ऑब्ट्यूज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है, बट बहुत रेयरली, मतलब आउट ऑफ 10⁻6 अल्फा ये पार्टिकल्स ओनली 1 आर डिफ्लेक्ट रिटर्न बैक, मतलब उनमें से 10 लाख में से ओनली एक ही आपके पास अल्फा का जो ये पार्टिकल्स था वो 180 डिग्री पर रिटर्न होकर वापस आ रहा था, नहीं तो मोस्टली जो अल्फा की पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट निकल रहे थे। तो उन्होंने ऐसे ये देखा, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ दिखा रखा है, इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स और ये स्कैटरिंग एंगल। ये जैसे कि उनका दैट जो एक्सपेरिमेंटल ये सेटअप था, यहाँ पे ये गोल्ड का न्यूक्लियस था और ये स्क्रीन थी। ठीक है, तो इसमें मोस्टली जो है वो स्ट्रेट निकल रहे थे। ठीक है, मोस्टली जो है वो स्ट्रेट निकल रहे थे। तो इन्होंने इसको ये ग्राफ में यहाँ से रिप्रेजेंट किया। ये कुछ एक इनमें दैट मैंने आपको ये बताया था कि एक्यूट एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे इतने एंगल पे, ये कुछ एक इसमें से, और बहुत
रियरली 180 डिग्री। तो मतलब इसमें से ये कुछ एक ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ एक ऐसे हो रहे थे, और एक आदत जो था वो स्ट्रेट निकलता था, मतलब रिटर्न होके वापस आ रहा था। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होगा कि यहाँ पे तो ये मैक्सिमम थे और फिर ऐसे आएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री पर जो दैट अल्फा के ये पार्टिकल्स थे, बहुत ये कम ही जो थे जो कि रिटर्न होके वापस आ रहे थे। तो ये फाइनली यहां से रदरफोर्ड ने दैट ऑब्जर्व किया कि एटम जो है वो इनसाइड से मोस्टली एम्प्टी है। ये पहली चीज यहां से उन्होंने बताई, मोस्टली एम्प्टी होता है क्या, एटम, पहली चीज। दूसरी बात उन्होंने बताई कि एटम का जो ये सेंटर है, दैट ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इन्होंने इसलिए बताया बिकॉज अल्फा के जो ये पार्टिकल्स है ये यहां से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो अगर अल्फा का पार्टिकल पॉजिटिव होता है और आपके पास यहाँ भी कुछ ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगी, इसीलिए वो यहाँ से डिफ्लेक्ट होगी। अगर सपोज ये नेगेटिव होता तो ये जो अल्फा का ये पार्टिकल्स था ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता अपने इनसाइड में, डिफ्लेक्ट तो नहीं होता ना। तो इसीलिए दैट यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है, इसको इन्होंने नाम न्यूक्लियस का दिया था, जो एटम का ये सेंटर होता है और इस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड इट इज नोन एज द न्यूक्लियस। तो इतना आप नोट ये कीजिए, उसके बाद उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उससे हम लिखते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। फाइनली रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ऑब्जर्व की। आइए देखते हैं कौन कौन सी बातें थी। ये पहली चीज उन्होंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, मतलब वोल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम इन अ टिनी कोर। मतलब मान लो कोई एटम है आपके पास, इस एटम का कंप्लीट मास जो है वो उसके सेंटर में एग्जिस्ट करता है, बहुत छोटे से रीजन में, बहुत छोटे से हिस्से में, ठीक है। और इसको इन्होंने नाम दिया था क्या, न्यूक्लियस। इट इज व्हाट, इट इज अ न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियस होगा, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा ही बोलते हैं कि एटम का जो ये सेंटर होता है, इट इज अ व्हाट, इट इज अ न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया था कि द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एम्प्टी स्पेस ऑफ द एटम। जैसे एटम है, यहाँ पे तो हो गया न्यूक्लियस, बाकी जो ये स्पेस रह गया, बाकी जो ये स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज ये पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, वो न्यूक्लियस के दैट अराउंड रिवॉल्व करता है। ये बात इन्होंने अपने सेकंड ऑब्जर्वेशन बताई। थर्ड में इन्होंने बताया द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें जो पॉजिटिव ये चार्ज है इस न्यूक्लियस के इनसाइड में, उतने ही जो नेगेटिव ये चार्जेस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। मतलब अगर मान लो 20 इसमें चार्ज पॉजिटिव है, तो 20 यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, तो आपस में ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बताया था कि कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसको कोई चार्ज नहीं रह जाता, बिकॉज जितने वहां पे नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने वहां पे पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। इसके बाद नंबर फोर में इन्होंने बताया था द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस continuously in all possible radii in circular path। इन्होंने बताया था कि अलग अलग रेडियाई में कोई भी इसकी रेडियस हो सकती है, उस रेडियस के अलोंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व ये करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कभी रेस्ट में नहीं आते, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी रुकते नहीं है, वो हमेशा इसके अराउंड नो दैट मोशन में रहते हैं। तो ये था यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो आज हमने यहाँ पे ऐसे देखा कि दैट जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उन्होंने किस प्रकार से किया और वहां से क्या क्या हमारी ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, इसे आज अच्छे से करें।
ओके, तो आज का ये लेक्चर इतना ही, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू टू एवरीवन।